आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन। आज वक्ता के रूप में हमारे बीच हमारे मीडिया विभाग के प्रभारी एवं नैना देवी के विधायक श्री रणदीप शर्मा जी उपस्थित है। साथ में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष कमलजीत जी और हमारा मीडिया विभाग आपका स्वागत करता है। अब मैं निवेदन करूंगा कि श्री रणदीप शर्मा जी अपना विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में जहां भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है, वहीं उन्हें उच्च पदों पर बैठाकर सम्मानित भी कर रही है। हम सब ने देखा पिछले कई दिन से सोलन जिला के चेस्टर हिल का मामला उजागर हुआ, मीडिया में भी आया, विधानसभा के अंदर भी उसको उठाया गया, परंतु सरकार की तरफ से ना तो मीडिया के माध्यम से कोई जवाब दिया गया, कोई स्पष्टीकरण दिया गया, और ना ही है सदन के अंदर इस मुद्दे पर किसी ने कुछ बोला। हम सब जानते हैं 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी श्री संजय गुप्ता जी ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछकर कि बिना पूछे कि ये तो हमें पता नहीं, परंतु शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए किसी चीफ सेक्रेटरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, अपना स्पष्टीकरण दिया, परंतु साथ ही मामले को और पेचीदा कर दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं, दो नहीं, तीन पूर्व मुख्य सचिवों के नाम लेकर और वर्तमान समय में भी उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम लेकर पूरे प्रदेश में एक सनसनी फैला दी। आम आदमी को लगने लगा कि उन उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में, भू घोटालों में संलिप्त हैं, तो फिर प्रदेश का क्या होगा। यहां तक कि कार्यवाहक मुख्य सचिव ने पूर्व मुख्य सचिव का नाम लेकर उसका ओडीआई लिस्ट में नाम है ये कहकर भी प्रश्न उठाए, परंतु उसके बावजूद भी वो अधिकारी अपने पदों पर बने हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको नियुक्तियां दी गई हैं, और उस सबसे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर मौन है। मैंने कल सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर भी मुद्दा उठाया, परंतु उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं है, और चलते चलते मीडिया में कह दिया हमें अधिकारियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो सबसे काम लेने हैं। अगर इस तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों से काम लेकर सरकार चलानी है तो ये सरकार भी ईमानदार नहीं हो सकती, ये सरकार भी भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है, ऐसा मैं आरोप लगाना चाहता हूं। जिस सरकार के प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारी
भ्रष्टाचार में संलिप्त हो और मुख्यमंत्री चुप हो, वो सरकार ईमानदारी का ढोंग पीटे, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने आरोप लगाया है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है, यहां तक कि भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर, सेवा विस्तार देकर उच्च पदों से नवाजा जा रहा है और उनके माध्यम से भ्रष्ट कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह सरकार कुल मिलाकर अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, सरकार का सचिवालय, जहां ये अधिकारी बैठते हैं, वो सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और वहां पर भू माफिया, वन माफिया, खनन माफिया को कैसे संरक्षण देना है, किसके माध्यम से संरक्षण देना है, यहां तक कि ट्रेजरी बंद होने पर किसके ठेकेदार का पैसा रिलीज होना है, किसका पैसा रिलीज नहीं होना है, जिससे कमीशन आ गई उसका पैसा रिलीज हो गया, जिसकी कमीशन नहीं आई उसका पैसा रुक गया। इस स्तर का भ्रष्टाचार इस सरकार में चला है और उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा मैं आरोप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक नहीं कई बार इस बजट सत्र के दौरान सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को गुमराह किया। बजट में तो अनेक ऐसी घोषणाएं हैं जिनके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, उन वर्गों को गुमराह करने का काम किया है। परंतु एंटी टैक्स के मुद्दे पर किस तरह सदन में जो बयान दिया, उसके विपरीत नोटिफिकेशन निकालकर सदन को और जनता को गुमराह किया, आप सबके सामने है। मैंने कई बार जब से ये बजट सत्र लगा, एंटी टैक्स में इस सरकार द्वारा की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के मुद्दे को उठाया। 31 मार्च नजदीक आते आते मामले ने गंभीरता फड़ी। पड़ोसी राज्यों द्वारा आंदोलन शुरू हुए। 31 मार्च के बाद सड़कें जाम करने की धमकियां दी गई। मैंने फिर उसको परसों मुद्दे को उठाया, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए जो जवाब दिया, जो रेट वहां बताए, जिस तरह से मेरे मांग करने पर उन्होंने कहा कि 5 सीटर और 6 to 12 सीटर गाड़ियां जो पैसेंजर व्हीकल्स है, उनसे पहले वाला ही टोल टैक्स लिया जाएगा। परंतु शाम को जो अधिसूचना जारी होती है वो 5 सीटर पैसेंजर गाड़ी की 100 रुपए की हो जाती है। ये सदन को गुमराह करना ये मुख्यमंत्री जी की आदत बन गई है। इससे वो लगातार सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते। हालात 1 अप्रैल को बॉर्डर पे क्या थे आप सबने देखे। नोटिफिकेशन नीचे तक पहुंची नहीं। कई बॉर्डर्स पर जो बड़े हुए बेतहाशा वृद्धि वाले रेट थे वही ठेकेदारों ने लेने शुरू किए, और कई जगह जो नोटिफिकेशन के आधार पर टैक्स लेना शुरू हुआ
परंतु दोनों के खिलाफ जनता आक्रोशित हुई। कारण है कि सरकार ने मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये एंटी टैक्स प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी ना केवल हिमाचल प्रदेश के उन लोगों पर जिनके पास कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पर आर्थिक बोझ होगा, बल्कि इसके कारण महंगाई बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश के आम आदमी पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। ऊपर से पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर सेस लगाने का बिल पारित करके अब कितना सेस लगाएंगे वो भी बोझ पड़ने वाला है। इस एंटी टैक्स प्रवेश शुल्क की वृद्धि से हमारा टूरिज्म अफेक्ट होगा, पर्यटन प्रभावित होगा। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने आते हैं उन्हें जगह जगह इतना टैक्स देना पड़ेगा कि वो आने से परहेज करने लगेंगे, गुरेज करने लगेंगे। इसलिए टूरिज्म भी इससे प्रभावित होगा। हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस एंटी टैक्स पर पुनर्विचार करो, जो चला है उसको चलने दो, उल्टा उसमें सुधार करो। कई जगह NHAI का टोल टैक्स बैरियर लगा है और 1 किलोमीटर के दायरे में ही एंटी टैक्स बैरियर। पैसे के साथ साथ बार बार रुकना पड़ता है, इरिटेशन होती, उनका गैप बढ़ा दो या इकट्ठा कर दो। परंतु ऐसा कुछ करने की बजाय उसमें बढ़ोतरी करना यह दुखदाई है, जन विरोधी निर्णय है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। आने वाले समय में धरने प्रदर्शन आयोजित करके इस सरकार को जनता के बीच बेनकाब करेगी। यही नहीं, मेरा यह भी आरोप इस सरकार पर है कि यह सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, तानाशाही पूर्ण निर्णय लेती है। पंचायतों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 31 मई से पहले होने और उसके अनुसार 31 मार्च को रिजर्वेशन रोस्टर जारी होना था। उसके लिए संविधान के अंदर और पंचायती राज एक्ट के अंदर प्रावधान है। उन प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों ने उस रोस्टर को फाइनल कर दिया। एक निर्णय इन्होंने पहले ले लिया कि जो पंचायतें, जो संस्थान 2 बार रिजर्व हैं वो अब रिजर्व ही नहीं होंगे, ओपन हो जाएंगे। हमने विरोध नहीं किया, परंतु 31 मार्च की शाम को 30 मार्च की डेट में एक अधिसूचना जारी करके जिस तरह से इस सरकार ने डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला उपायुक्तों को रिजर्वेशन रोस्टर में 5% परिवर्तन करने की पावर दे दी, ये सरासर अलोकतांत्रिक निर्णय है, तानाशाही पूर्ण निर्णय है। ये निर्णय संविधान की धारा 243D के खिलाफ है, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन और रोस्टर की व्याख्या की गई है। उसको बदलने की पावर किसी को नहीं दी गई। ये नोटिफिकेशन पंचायती राज एक्ट 1994 की आर्टिकल 183 और ये आर्टिकल 186 का भी उल्लंघन है। इनके अनुसार अगर रूल्स में भी आपने बदलाव करना है तो एक तो आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन करके जनता से ऑब्जेक्शन मांगने पड़ेंगे, दूसरा इसके लिए चुनाव आयोग को विश्वास में लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 183 और आर्टिकल 186 के अंदर प्रावधान है। ऐसा ना करके इस सरकार ने पंचायती राज एक्ट के रूल 183 और 86 का भी
जो है उल्लंघन किया है उसकी भी अवहेलना की। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये सरकार अपनी संभावित हार को देखकर, क्योंकि 3 साल इस सरकार ने जनहित में कुछ किया नहीं, ना विकास किया, ना जनहित की योजनाएं बनाई, उल्टा विकास कार्य रोक के जनहित योजनाएं बंद की। जनता को फेस करने की स्थिति में सरकार के लोग नहीं है। इसलिए या तो अपनी मन के अनुसार संस्थान रिजर्व हो जाए, रिजर्वेशन अपने मन के अनुसार हो, क्योंकि ये 5% बदलाव नहीं होगा। अगर 25 पंचायतों में से एक पंचायत को भी छेड़ते हैं तो 25 की 25 ही प्रभावित होंगे। पूरे का पूरा रिजर्वेशन रोस्टर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए एक पंचायती राज चुनाव में धांधली करने के लिए नोटिफिकेशन। दूसरा कारण ये हो सकता है, उनको भी पता है कि ये संविधान का उल्लंघन है, पंचायती राज एक्ट की अवहेलना है, इसलिए शायद सरकार भी चाहती है कोई कोर्ट जाए और ये पंचायती राज चुनाव ही टल जाए। इसलिए इस तरह के जो निर्णय सरकार ले रही है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। इसके अलावा ये जो बजट सत्र, विशेष रूप से बजट, उस पर हमने बहुत कुछ बोला है, उसको दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस बजट को प्रस्तुत करने में कोई आर्थिक कुशलता नहीं दिखाई, कोई बुद्धिमत्ता नहीं दर्शाई। बजट का आकार तो कम किया ही, विकास के लिए बजट को बड़े न्यूनतम स्तर पर लिया है। जहां हमारी सरकार के अंतिम वर्ष में 29% बजट विकास के लिए था, वहां अब 20% रहे। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जाए। और कैग ने जो सवाल उठाए हैं वो आपके सामने, आय और व्यय का अंतर बढ़ रहा है और ये अंतर बढ़ना चिंताजनक है। टैक्स लगाने के बावजूद भी, टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आप टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी नए नए लगा रहे हैं, उसके बावजूद आपकी राजस्व प्राप्तियों में जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं। 1 लाख करोड़ से ऊपर आपका कर्जा जा चुका है, ये तो कैग में दर्शा दिया गया। वास्तविकता में शायद 1,10,000 करोड़ के लगभग पहुंच। इसलिए इन आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा देते हैं, हमारी समझ से परे। और हमारा कहना ये मात्र नारा है, यथार्थ में कुछ है नहीं। हिमाचल के हालात हर दृष्टि से इस सरकार के इसमें बिगड़े हैं और मैं तो कहूंगा कि हिमाचल सरकार हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विफल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के नाते फेल साबित हुए हैं। ऐसा मैं आज प्रेस वार्ता में कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने उस दिन भी प्रेस वार्ता में कहा था कि एसएचओ तो क्या, एसपी भी इन अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ये जो आरोप अधिकारियों पर लगे हैं या अधिकारियों ने दूसरे अधिकारियों पर लगाए हैं, इन सभी आरोपों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और जांच में जो दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समय पर ही चुनाव करवाएंगे। 5 फीसदी जो आरक्षण की पावर की गई है वो जरूरी नहीं है कि डीसी उसका इस्तेमाल करें। फिर देने की क्या जरूरत थी अगर डीसी इस्तेमाल ना करे? उसकी आवश्यकता ही नहीं। इसका मतलब वो इलीगल काम इसलिए किया गया कि कोर्ट में जाकर स्टे लाए।
आपने अगर ध्यान से सुना होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था चुनाव 31 मई 2026 से पहले होंगे, बशर्ते कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए। तो एक कानूनी अड़चन पैदा करने के लिए तो ये नोटिफिकेशन है। उसी पर तो मैं कह रहा हूं कि ये सरकार इन चुनाव को लगातार टालने का प्रयास कर। शुरू से अगर आप देखेंगे, चुनाव आयोग से टकराव लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इस सरकार ने साबित किया है ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना नहीं चाहती, उनको टालना चाहती। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसकी घोषणा की है। 8 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच पूरे प्रदेश में ये धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। कैसे इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या भाजपा ने मांग की है इसको लेकर, और क्या आगे भी आप उस मुद्दे को लेकर राज्यपाल अदालत को जाएंगे? और निश्चित रूप से ये मैंने जैसे अभी कहा, कम से कम हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, और अगर सरकार ये नहीं करती तो उस मुद्दे को लेकर आगे क्या कार्रवाई करनी है यह हमारा नेतृत्व तय करेगा और उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी।